वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमन सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा है जो वॉइस ऑफ मानवता जो नाम रखा है उसके हिसाब से काम करता है। और आप सभी जानते हैं कि हम हर उसकी आवाज़ उठाते हैं जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता इंसानों की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, हमारी आवाज़ है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर पुरुष महान देश मानते हैं इसको, पुरुष प्रधान देश, लेकिन पुरुषों ने भी हदें पार की हैं। अभी हमारे सामने एक वीडियो आया है जिसमें एक राजपूत महिला है, बबीता राणा, और वो अपने परिवार के बारे में और बहुत सारे इसके जो करनी सेना का जो अध्यक्ष है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आओ पहले वीडियो सुनते हैं उनका, फिर बाद में बताते हैं जी। जय माता दी। मेरा नाम बबीता गजेंद्र सिंह राणा, राष्ट्रीय करनी सेना के लीगल हेड गजेंद्र सिंह राणा की वाइफ हूँ मैं। इस पुरुष प्रधान देश में औरतों के चरित्र पर किस तरीके से दाग लगाया जा सकता है, मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। जिसमें मेरे सबसे बड़े जेठ जो तक्षशिला में प्रोफेसर हैं, देवदत्त कुमार राणा, उनकी वाइफ उषा देवदत्त कुमार राणा, जब मैं मणिनगर जाती थी तो वो मेरे पास रोती थी और कहती थी कि आज 12 साल तक तुम्हारे जेठ ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। हम एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन वो कभी मुझसे बात नहीं करते। मेरी ज़िंदगी सिर्फ एक नौकरानी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मेरी दूसरी जेठानी बीना भरत राणा जो सरसपुर में रहते हैं, उनके पति हमेशा ड्रिंक करके 24 घंटे ड्रिंक में रहते हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर सकते, जिनकी स्थिति भी बड़ी वाली दीदी की जैसे ही है। मेरे तीसरी दीदी नीरज मनोज राणा, जिनका केस चल रहा है, जिनका केस नंबर 492/216 है, फैमिली कोर्ट 2 अहमदाबाद में। नीरज मनोज राणा को इन लोगों ने धक्के देके इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने इनका विरोध किया, जिसमें तक्षशिला अहमदाबाद बापू नगर में जो प्रोफेसर हैं देवदत्त कुमार राणा, उन्होंने मेरी जेठानी नीरज मनोज राणा के ऊपर गलत नीयत रखी। प्रोफेसर कौन होते हैं? समाज के सेवक, ज्ञान का सागर, जो बच्चों में ज्ञान बांटते हैं, उनको समाज की जानकारी देते हैं। उन्होंने ही, देवदत्त कुमार राणा ने मेरी जेठानी, जिन्होंने मुझे खुद ये बात बताई है कि उनके ऊपर गलत नीयत रखी, उनके साथ गलत हरकत की। उनके इसमें शामिल मेरे पति गजेंद्र सिंह राणा भी थे। बदतमीजियाँ की, जिसकी जानकारी उन्होंने हमारी सास विमला देवी को दी, और विमला देवी हमारी सास ने उनको ये कह के चुप करा दिया कि हम राजपूत हैं, छतरानी हैं, घर की बात घर के अंदर रहनी चाहिए, और राजपूतों में तो ये सब चलता है। आप चाहें तो इसकी जानकारी नीरज मनोज राणा से ले सकते हैं, जो जयपुर में अपनी बच्ची के साथ रहती हैं और उसका पालन पोषण करती हैं अपने खुद के दम पे। मेरी दीदी यानी कि गजेंद्र सिंह राणा की पहली वाइफ मधु गजेंद्र सिंह राणा, उनके साथ वही हुआ जो मेरे साथ हुआ करता था। उन्होंने गजेंद्र सिंह राणा के लव लेटर पकड़े, उनकी अश्लील हरकतों को खुद से देखा, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। जब इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मार पिटाई की गई, उनको धक्के देकर घर से निकाल दिया गया, जैसे नीरज मनोज राणा को धक्के देके निकाल दिया गया सबने मिलकर। मधु गजेंद्र सिंह राणा, इनका भी केस चल रहा था। इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा, भाई भाभी, ये सब सामने आने के लिए तैयार हैं और बोलने के लिए तैयार हैं कि गजेंद्र सिंह राणा ने इनकी बहन बेटी के साथ कितना बुरा सलूक किया।
शादीशुदा होते हुए गजेंद्र सिंह राणा जब मधु इनकी ज़िंदगी में थी तो इन्होंने उर्वी नामक लड़की के साथ शादी कर ली थी, जिसकी जानकारी मुझे मेरी बड़ी जेठानी उषा देवीदत्त कुमार राणा ने दी कि उसका पुलिस केस हुआ था। पहली पत्नी के होते हुए यानी मधु गजेंद्र सिंह राणा के होते हुए भी इन्होंने शादी की उस उर्वी से। इसका विरोध किया, इनकी अश्लील हरकतों का, ये इनके जो गलत इरादे थे उनके साथ गलत बिहेव किया, उसके वजह से उनको भी निकाल दिया गया। क्या सारी औरतें खराब हैं? सबके चरित्र खराब हैं? फिर इन्होंने मेरे से शादी की 11 फरवरी 2019 को। ये एक वकील हैं, मेरा इनके पास केस गया था। इन्होंने मेरे साथ भी वही सब किया जो मधु गजेंद्र सिंह राणा के साथ हुआ करता था। इनकी अय्यासियाँ जो मैंने भी पकड़ी हैं, इसमें से तो एक अनुराधा नया ही केस है, कमज़ोर बेबस औरतों को लेके उनके ऊपर इनको ज़रूरत से ज़्यादा दया आती है, उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उस लड़की ने अपना केस वापस क्यों लिया? सिर्फ इस वजह से ना कि इसने उनको फ़ोन किया कि चलो रात को 11 बजे हम और तुम वापस जाते हैं, और उसके सेकंड डे ही अनुराधा ने अपना केस इनसे वापस ले लिया। वो बेचारी तो पहले से ही पीड़ित थी, उस पर रेप केस था, और उसके पीड़िता पे रेप केस होने के बावजूद भी तुम्हारे पास दुखी हो के आई थी ना, फिर भी तुम उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। एक स्त्री का रेप हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए और समाज उसका इस्तेमाल करे। मुझे लगा ये इतने नीच नहीं होंगे, इतने गिरे हुए नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने तो नीचता की पूरी हद ही पार कर दी। राष्ट्रीय करनी सेना के लीगल हेड हैं, जिसका ये गलत फ़ायदा उठाते हैं इस नाम को लेके, लेकिन ये राष्ट्रीय करनी सेना वालों को समझ में नहीं आता है। वो लोग भी उसी का ही साथ देते हैं, चाहे उसमें सुखदेव सिंह दादा हों या फिर राज शेखावत जी हों। ऐसे इंसान का बहिष्कार करने के बदले वो एक आरोपी का साथ देते हैं, और जो फरियादी है उसके ऊपर ही प्रताड़ना करते हैं, उसको तंग करते हैं मानसिक रूप से, हर तरीके से, कि किसी भी तरीके से वो मर जाए, बेबस हो जाए। इतना भी तंग किसी को नहीं करना चाहिए। मेरे पति में हर आदत है, हर नशा करते हैं। अगर आप चाहें तो उनकी मेडिकल करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि वो क्या क्या नशा करते हैं। यहाँ तो मैं झूठ नहीं होंगी, जिनके बारे में जानकारी दी मेरे परिवार के बारे में, वहाँ तो झूठ नहीं होंगी। आप उन लोग क्या सच है और क्या झूठ, पानी का पानी सब हो जाएगा। ये लोग अपनी नीचता से बाज नहीं आए, तो इन्होंने मेरा गैस का कनेक्शन बंद कर दिया नीचे से। अब लाइट का कनेक्शन की बारी आएगी, फिर पानी के कनेक्शन की बारी आएगी। लेकिन आप कितने भी नीचता पे उतर आइए, फेक आईडी बना के नेगेटिव कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी, अपनी मरते दम तक तो नहीं। कट्टर राजपूत मैं भी हूँ, लेकिन आप लोगों जैसे नहीं। मतलब आप लोगों में मैं अपने पति गजेंद्र सिंह राणा की ही बात कर रही हूँ, जो राष्ट्रीय करनी सेना के लीगल हेड हैं। वो अपनी जबान के तो कभी पक्के हुए ही नहीं, जो अपनी ना तो पहली पत्नी को संभाल पाए और ना दूसरी। पता नहीं मैं दूसरे नंबर पे हूँ या कौन से नंबर पे, क्योंकि बीच में तो एक उर्वी नाम की भी लड़की आई हुई है ना, जिससे उन्होंने शादी की थी। मेरे घर पे 2-3 दिन से राशन नहीं था, जिसकी जानकारी मैंने सुखदेव सिंह दादा को दी थी। मैसेज किया था रात को 11:35 पे। सुबह उनका जवाब आया जी हुकुम, और उसके बाद मैंने राज शेखावत जी को मैसेज किया था, जहाँ से कोई जवाब भी नहीं आया। मेरे घर पे राशन तो दूर, एक रिप्लाई तक नहीं आया कि आपने खाना खाया या नहीं। ये जनता में खाना बांटने जा रहे हैं, लेकिन इनकी ही समाज की लड़की, बहू, बेटी, मैंने इन लोगों को राखी बांधी है ना, बहन बनाया था ना इन्होंने। मेरे सर पे हाथ रख के कहा था ना, बबीता खुश रहो, कुछ भी काम हो बोलना। मैंने तो काम के लिए बोला, लेकिन काम तो पूरा हुआ ही नहीं। 19 मार्च को भी मैंने इनको मैसेज किए थे, फ़ोन किए थे। सुखदेव सिंह दादा को भी मैंने फ़ोन किया था, मैसेज था। सुखदेव दादा को मैंने फ़ोन किया था, उनका जवाब था मैं राष्ट्रीय करनी सेना का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं हरियाणा में हूँ, मीटिंग में हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने सेना क्यों खोली है? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो आप अपने नंबर मत दीजिए ना किसी को कि कोई मदद के लिए आपको फ़ोन करे, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते।
आप लोग सिर्फ औरतों का इस्तेमाल करके उनको मार काट के फेंक सकते हैं। अगर वो विरोध करे, वो उठ के कुछ बोले, तो उस औरत का क्या होगा ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं और हम भी। कहाँ गायब हो जाएगी वो भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि मेरे पति जो राष्ट्रीय करनी सेना के लीगल हेड हैं, उन्होंने तो मुझे खुल के ही कहा ना कि दादा ने तो 41 मर्डर किए, 41। और मुझे खुद ही वो बोलते हैं कि तुझे मार काट के फेंक भी दूंगा ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो हाथीजड़ में रहते हैं, जंगल तो ये है ही। और मैं पुलिस स्टेशन में खबर लिखवा दूंगा कि मेरी पत्नी भाग गई है। चरित्र पे दाग लगाना कितना आसान है। नीरज मनोज राणा के चरित्र पे दाग लगा कि उनका संबंध वो गलत थी, मधु पे लगा कि वो गलत थी, बबीता पे लगा कि मैं गलत हूँ। तो क्या इस घर की सारी औरतें गलत हैं? सिर्फ ये पुरुष लोग सही हैं? कहाँ तक हम इन चीज़ों को झेलें? मैंने जब राशन के लिए फ़ोन मैसेज किए, उस चीज़ का इन लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया। और एक दूर बैठी महिला किरण शेखावत, उन दीदी ने मेरी मदद की और मुझे यहाँ तक कहा, राशन पहुँचा दिया और कहा कि चिंता मत करना। मैं परसों से खाना नहीं बनाई हूँ, कैसे बनाऊँ? गैस कनेक्शन तो बंद कर दिया, परेशान कर दिया। अब क्या लाइट भी बंद करेंगे, पानी भी बंद करेंगे? अरे कितने नीच गिरोगे। राजपूत हो तो कुछ तो राजपूतों वाली शर्म रखो। ये मैं उन राजपूतों के लिए कह रही हूँ जो मेरे पति गजेंद्र सिंह राणा है और जो राष्ट्रीय करनी सेना में है। 8 जनवरी को 2020 को E504 आदित्य इंडिया कॉलोनी हाथीजड़ में रहने वाले परेश को मेरे पति ने खुल्लम खुल्ला मेरे सामने यहाँ तक कहा कि तुझे मेरी पत्नी के साथ जो करना है कर ले, मैं बीच में नहीं आऊँगा। तुझे रेप करना है तो रेप भी कर ले। इसकी जानकारी मैंने 8 जनवरी को ही मैंने राज शेखावत जी को दी। उनको मैंने फ़ोन किया कि मेरे पति इस तरीके से कह रहे हैं, क्या मैं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ? क्या मेरे पति देव ने मुझे खरीद लिया है? मेरे पापा ने बेचा नहीं है कि जी इन्होंने जो मेरा सौदा कर दिया, ये दलाली नहीं होनी चाहिए। वो मर्द है ना, मर्द की तरह रहिए ना, मर्द की तरह सामना कीजिए ना। एक औरत पे अत्याचार करने के लिए पूरी राष्ट्रीय करनी सेना को तैयार कर दिया। मेरा तो वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं है, उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, अकेली हूँ, कोई भी नहीं। मारना चाहो मार दो ना। सच्ची तो बोलते हैं एडवोकेट गजेंद्र सिंह राणा कि यहाँ तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। क्या गलती है मेरी? मैं स्त्री हूँ, दाग भी जल्दी लगे। प्रिया जी, किसी को बदनाम नहीं किया जा रहा है, सच्चाई जानिए फिर पता चलेगा। आ जाइए अहमदाबाद में, जितने मैंने अपने परिवार वालों के नाम लिए ना, उनका फ़ोन नंबर ले लीजिएगा और फिर बात कीजिएगा। आप जैसे लोग ही ना इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। इन लोगों ने जो गलत किया है वो गलत किया है। स्त्री जाति का अपमान, चाहे उसमें मैं हूँ या और जितनी भी हो। आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन है कि मैं आप लोगों के सामने मदद के लिए आई हूँ। भाइयों, मेरी बहनों, जो भी हैं, आप मदद कीजिएगा। मैं पुलिस प्रशासन से भी चाहूँगी कि वो मेरा साथ दें। इन लोगों ने मुझे मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। इस वक्त किरण शेखावत जी पूरी तरीके से साथ दे रही हैं। परसों भी इन्होंने 2 पुलिस वाले भेजे। जब दीदी ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया तो पता चला वहाँ से किसी ने भेजा ही नहीं है। कल भी ये एक गाड़ी लेके आए थे GJ27CF075, उसमें 4-5 लड़के दरवाजा जो तोड़ रहे थे, जिसमें 100 नंबर पर फ़ोन किया। शेखावत जी ने लगातार पुलिस प्रशासन में बात करके मेरा साथ दिया, दूर बैठते हुए भी। मैं दीदी का धन्यवाद देना चाहूँगी। जो लोग भी मेरी मदद कर रहे हैं उन सबका धन्यवाद देना। और मैं जानती हूँ जो भी मदद कर रहे हैं उन लोगों को। तो साथियों, आप सभी ने देखा वीडियोज़ में जो बबीता राणा जी ने, या इसमें जो इन्होंने समस्या बताई है, जो इनके साथ में हुआ है, और बहुत सारी इनके अकेले के साथ में नहीं हुआ है,
ये बहुत सारा इनकी जो परिवार के हैं मेंबर और जो जो करणी सेना के जो मेन बंदे हैं उनके बारे में बात किया इन्होंने कि वो करेक्टर से कितने मतलब नालायक हैं, कितने लूज हैं करेक्टर्स के। तो इसमें जो हम अगर बात देखें थोड़ा सा कि महिलाओं के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है और ये जो मानसिकता है ये कैसे पैदा हुई है, महिलाओं के प्रति जो इतनी शैतानियत होती है इंसान के अंदर। दरअसल क्या है कि इंसान कोई भी गलत नहीं होता, ना ही इंसान अच्छा होता है। जैसे उसको संस्कार मिलते हैं, जैसा वो सीखता है, जैसा वो बोलता है, जैसे वो मतलब होता है, तो उसको जैसा सीखता है वैसे बन जाता है। तो गुरु नानक साहब ने औरतों के बारे में क्या कहा है कि औरत सो क्यों मंदा आखिए जित जिम्मे राजान, कि वो औरत क्यों कैसे मतलब गलत हो सकती है जिससे राजा महाराजा ने जन्म लिया है। लेकिन ये समस्या है, इस समस्या की जड़ है ब्राह्मणवाद, मनुवाद, शैतानवाद, जिसको शैतानियत और मनुवाद कहते हैं, जिसने औरतों के प्रति क्या मर्दों को भी अलग अलग कर दिया है, जात बिरादरी में बांट दिया है सबको। तो ये जो राजपूत की जो इस ख़ानदान से है ये औरत जिसने बात की, हमें इससे मतलब नहीं है कि राजपूत ख़ानदान से है या किसके ब्राह्मण के खानदान। कल को ब्राह्मणों के आएंगे सामने काम उसके भी करेंगे, उसके बारे में बोलेंगे अगर कोई अत्याचार होता है, जुल्म होता है। क्योंकि सिखों का फ़र्ज है कि मजलूम के हाथ खड़ा होना। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि जो खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले, कि जो खालसा है वो हमेशा निर्धन के साथ में है और दुष्ट को नाश करने वाला है। तो ये जो लेडीज़ का जो बात हम कर रहे हैं, राजपूत घराने के हमें ऐसा मानना है कि मेरा अपना खुद का मानना ऐसा है कि राजपूत जो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के गुलाम हैं, और ब्राह्मणों ने जो जो उनके घरों में कुल गुरु बना बना के बैठा रखे हैं, वो शेषे जो जिनको मतलब एक गुलामी का नहीं मतलब परंपरा की आड़ में गुलामी में फंसा दिया है। तो मेरी जो राजपूत लोग हैं, मेरी उनसे खास करके रिक्वेस्ट है, एक तो आप इसमें घमंड जो है, मैं जो सीधी बात कर रहा हूँ, मैं ये आपसे वही ना मैं ये बात कर रहा हूँ, आप छोड़ें या ना छोड़ें आपकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन क्या है कि दो चीज़ आपके याद रखनी चाहिए अगर आप सुखी के जीवन जीना चाहते हैं। ये क्या है कर किसी को मार कर, किसी को दबा कर, किसी के ऊपर अत्याचार करके, ये कौन सी मर्दानगी है? इसको मर्दानगी नहीं कहते। मर्दानगी वही होती है जो इंसानों को प्यार देता है, जो इंसानों को गले लगाता है, चाहे वो गरीब है अमीर है, जो सही है उसको गले लगाएं। वही असली राजपूत। जो राजपूत का मतलब क्या होता है? राजा का पूत या राज करने वाला पुत्र। अगर राजपुत्र ऐसा करेगा जो मतलब भ्रष्टाचारी का काम करेगा या इस तरह गुंडागर्दी करेगा तो कहेगा राजपूत हो। तो गुंडों में और राजपूत में क्या फ़र्क रहेगा? वो तो कुछ भी ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कुछ कर रहे हैं ये गलत है, और राजपूत इस बात को समझे थोड़ा सा। राणा भी हैं, जो ठाकुर है, कोई भी हैं, थोड़ा इस बात को समझे। अगर आपको एक तो आपके अंदर दो चीज़ें आपकी कमियां हैं, एक तो आप ब्राह्मणों के गुलाम हैं, दूसरा एक जो महिलाओं को आपने दबाने की कोशिश करते हैं, ये काहे की ये मर्दानगी नहीं होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास में दो ताकतें हैं, एक तो जात की ताकत आपके पास में, और दूसरी एक पैसे की ताकत है। दो ताकत आपके पास में है, और तीसरी घमंड की ताकत भी है। तो ये जो तीनों चीज़ें आपको आपका अगर राजपूत इस चीज़ को तीनों को छोड़ देते हैं तो ज़िंदगी में ये तीनों चीज़ें ही राजघराने में रहते हुए भी नरक कुंड बना कर रख क्या घर को आपका। ये राजपूत जो जात ने और घमंड ने और पैसे ने, चलो पैसा तो आदमी के काम आता है, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन जात और घमंड ये दोनों चीज़ इंसान के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। तो खास करके जो अगर आप समझते हैं इस बारे में कि आप तो मतलब जो अक्षवैश्य हैं या शूद्र हैं उनको तो नीचा मानते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग ब्राह्मण को ऊंचा मानते हैं। तो ब्राह्मण जो है सबसे बड़ी जो शैतानियत की जड़ है वो ब्राह्मण ही है। उन्होंने ही जात पात का जो गटर तैयार किया है उसमें से निकलने नहीं देता किसी इंसान को। ब्राह्मण भी खुद जात पात के जाल में फंसा हुआ है। वो ऐसा फंसा हुआ ब्राह्मण जो है, ये मनुवाद है, उन्होंने खुद ही एक गटर तैयार करके खुद गुलामियों के जाल में फंसा हुआ। क्योंकि ब्राह्मणों का जो जाड़ का अभी आप सोच रहे होंगे कि ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वो कैसे जाड़ में फंसे हुए हैं, तो आप तो बकवास मार रहे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा हकीकत में क्या है कि जो इंसान, गुरु साहब कहते हैं कि जो इंसान एक अच्छा होता है या विद्वान होता है वो कभी ना किसी को दबाता है ना किसी को तो दबता है। तो वो कहते हैं भय काहू को देत न है,
नह पे मतलब उसका अर्थ ये है कि ज्ञानी ताहे, उसका लास्ट में ज्ञानी ताहे बखान, ज्ञानवान पुरुष वही हो सकता है जो ना किसी को भय दे ना किसी का भय सहन करे। तो ऐसा है कि ब्राह्मण जो है ये हमेशा दूसरों को डराने का काम करते हैं, फंसाने का काम करते हैं। तो इस करके कह रहा हूँ ये कि खुद के जो ग्रंथ हैं इनके, उसके गुलाम है ये। जात जो इसको वर्ण बना रखा है उसका ब्राह्मण का, ये भी उसके गुलाम है। और सबसे बड़ा जनेऊ के गुलाम है। तो जनेऊ ने इनको सबसे बड़ा गुलाम है, ये खुद मतलब गुलाम है इसके, ताकि तभी ये दूसरों को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी खासकर राजपूतों से रिक्वेस्ट है, ये इस तरह के जो है काम करने बंद करें ताकि आप ज़िंदगी जी सकें। दो चीज़ें मैंने बताई आपको, घमंड और जात, ये दोनों त्याग दें, जिनकी आपके स्वर्ग बन जाएगी और जीते जी सुकून मिलेगा। और औरतों को भी सत्कार करें। मैं इतना मानता हूँ कि ताकतवर इंसान वही होता है जो औरतों का सम्मान करते हैं, और ताकतवर इंसान वह नहीं होते जो औरतों का अपमान करते हैं। अपमान करने वाला कोई सूरवीर बहादुर नहीं होता, अपमान करने वाला बेवकूफ़ और महामूर्ख होता है। जो इंसान औरतों की इज्जत करता है वही विद्वान होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी, और इसका दर्द हमने सुना बहन का, जो भी इन्होंने बोला है, हमने अपना फर्ज निभाया और आने वाला वक्त में और भी हम बात करेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि राजपूत इस बात को सुनेंगे और सुन के अपने ज़िंदगी में सुधार करेंगे। क्योंकि मेरी बात से नहीं सुधार करना, आप ज़िंदगी में सुधार करें ताकि आपकी ज़िंदगी जो नरक बनी है लड़ाई के कारण, एक मूर्खता के कारण, जात पात के कारण, वो स्वर्ग बन जाए। खुशी से जिए ज़िंदगी। हम चाहते हैं कि आप खुशी से जिए, और खुशी से तभी जी सकता है, घमंड को और जात को त्यागेंगे तब खुशी में आएगी। और जिस दिन त्याग देंगे वो दिन देखना आप याद करेंगे हमें कि आप मेघराज सिंह ने कोई बात बताई है। तो ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये गुरु की बात है। गुरु साहब कहते हैं कि मूर्ख है, मतलब जात पात का गर्व ना कर मूर्ख गवार कहते हैं इसको, जो जात पात का गर्व करते हैं। तो याद रखिए इस बात को, अगर खुशी चाहते हैं तो इसको त्याग करके सच और ईमानदार को अपनाएं और खुशी भर जाएगा जीवन। इस बात को हम गारंटी देते हैं। थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किया, और उठाते रहेंगे जुल्म के खिलाफ आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है। शुक्रिया सबका, थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतेह। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।